हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। हम कैसे फसलें उगाते हैं, कैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे इरिगेशन होता है, कैसे सोइंग करते हैं, कैसे उनका मैन्युअल एंड फर्टिलाइजेशन ऐड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे उनको स्टोर किया जाता है, कैसे फूड सप्लाई होती है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, और कैसे फूड मार्केट में लाया जाता है, और कैसे फूड है उसको स्टोर करके विदाउट कोई भी हार्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बचाया जाता है। तो कंप्लीट सारे डिटेल इस चैप्टर में आज हम कवर करने बिल्कुल एनसीईआरटी का पोर्शन हम रीड करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो कैरेक्टर हैं, कोई दो बच्चे हैं, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। ठीक है, अब सभी अपनी समर हॉलीडेज़ में गांव जाते हैं। तो यही दो बच्चे कौन कौन, पहेली एंड भूजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन में कहाँ गए ये? अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उनके अंकल किसान हैं, उनके अंकल क्या हैं? फार्मर है। जाहिर सी बात है, अगर फार्मर है तो क्या करते होंगे? खेती तो करते ही होंगे, मतलब फार्मिंग उनका ऑक्यूपेशन है उनके अंकल का। वन डे दे शो सम टूल लाइक्स, उन्होंने कुछ टूल देखे। कौन कौन से टूल थे वे? खुरपी, सिकल, शोल, प्लो यानी हल, एक्सेट्रा इन द फील्ड। उनकी फील्ड में उन्होंने ये सारे टूल देखे। अब आ गया जो ये देखो, ये है भूजू, है ना, सिर पे 3-4 बाल ही हैं इसके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे। और आईब्रो भी देख लो ऊपर जा रही है, मतलब ज़्यादा ही ईगरनेस है इसके अंदर क्वेश्चन पूछने की। तो इसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ, कहाँ और कैसे ये सारे टूल यूज़ किए जाते हैं। अब बच्चा है, ईगरनेस तो है ही है, तो इसने क्या क्या क्वेश्चन है इसके माइंड में कि वेयर एंड हाउ दीज टूल्स वर यूज्ड। अगले पैराग्राफ में आ जाओ। यू हैव लर्न दैट, आपने अब सीखा होगा, याद किया होगा, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें खाना ज़रूरी है, खाने की रिक्वायरमेंट है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, क्या अभी आप फिर से याद कर पा रहे हो कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते तो उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? ये लाइन बोल रही है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, उन्हें खाना भोजन कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, भोजन कहाँ से मिलता है ये बात की बात है। सबसे पहले तो हमें खाना चाहिए क्यों? वाई डू वी हैव टू ईट फूड। Now, proceeding to the next paragraph, you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion. हमें सबको पता है कि हमारे जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये कहाँ से मेंटेन होते हैं, ये कहाँ से रन होते हैं? दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म, जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम यूटिलाइज करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से ये सारे प्रोसेस कैरी आउट होते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, या तो हमें अपना खाना कहाँ से, भोजन कहाँ से, फूड कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, और बोथ दोनों से मिलेगा। अब भाई जैसे मैंने बताया था, शक्ल पे ही ईगर वाला बच्चा है कि मतलब ईगरनेस है इसके अंदर क्वेश्चन पूछने की। तो ये पूछ रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, कि हम सबको खाना चाहिए, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, कि इस बड़े से देश में हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों को खाना कैसे सप्लाई करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे। तो साथ वाली लड़की है पहेली। अब पहेली शक्ल से भी सिंसियर लग रही है, ठीक है। तो पहेली बोल रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। तो पहेली इसका जवाब देते हुए बोलती है, हमें खाना बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी तो हम चेन सप्लाई को मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, एक तो प्रोडक्शन मतलब खेती टाइम टू टाइम होनी चाहिए, फूड प्रोडक्शन
ऑलवेज रेगुलर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की रुकावट वगैरह किसी पर लैक नहीं होना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, मतलब रेगुलर प्रोडक्शन, 3 मेन वर्ड्स आर रिक्वायर्ड, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट प्रॉपर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर फूड रेगुलर प्रोडक्शन हो गया, प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया और मार्केट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पाया तो उसका क्या फ़ायदा, मतलब लोगों तक खाना पहुंचेगा कैसे, लोगों तक अनाज, ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह फूड पहुंचेगा कैसे अगर वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाए। तो अब अगले पैराग्राफ में आते हैं कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, अब बात करते हैं क्रॉप की डेफिनेशन। मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है क्रॉप। सो किसको करेंगे, किसको उगाएंगे, क्रॉप को ही तो उगा रहे हैं। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या है, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called crop। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है बिल्कुल एज इट इज़ इस डेफिनेशन को याद करेंगे कि when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called crop। crop किसके बोलते हैं, जो प्लांट होते हैं सेम काइंड के, जैसे वो लार्ज स्केल पे उनको उगाया जाए, उनको कल्टीवेट किया जाए ऑन ए लार्ज स्केल, एक सिंगल प्लेस पे, इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप। इसके एग्जांपल, क्रॉप के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल ऑफ क्रॉप, वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। एग्जांपल इसका दे रखा है वीट क्रॉप। वीट क्रॉप का मीनिंग होता है कि जिस भी फील्ड में क्रॉपिंग करेंगे वो सारे प्लांट्स किसके होंगे, वीट के होंगे, ठीक है। इन ए फील्ड दैट आर ऑफ वीट, वो सारे किसके हैं, वीट के ही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वीट क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप मीन्स सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, और इन्हें क्लासिफाइड कौन किसके बेसिस पे किया गया है, द सीजन, ऑन बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, कौन सी सीजन में इन्हें उगाया जाएगा या कल्टीवेट किया जाएगा और ग्रो किया जाएगा, इस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इन इंडिया, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इंडिया एक बड़ा देश होने के कारण, वास्ट कंट्री होने के कारण इनकी क्लाइमेटिक जो रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है वो भी डिफरेंट है। जैसे एक पार्ट है राजस्थान का, एक पार्ट है साउथ इंडिया का, एक जो कोस्टल रीजन वगैरह है, और दूसरा है J&K का, हिमालय का, उन जो स्नोफॉल होता है। तो इनके टेम्परेचर और क्लाइमेट में अलग अलग क्या है, वेरिएशन है, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग जगह का अलग अलग ही क्लाइमेट, अकॉर्डिंगली देयर इज रिच। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरह मूव करते हैं। रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जैसे जैसे क्लाइमेट कंडीशन सूट होती है वैसे वैसे उस सिचुएशन, उस रीजन में जो वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन होती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अलग अलग तरह की क्रॉप का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इस डाइवर्सिटी के 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न हैं वो मेनली हम पढ़ते हैं और उनका क्या है आइडेंटिफाई किया गया है। फर्स्ट है द खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का क्या होता है, डेफिनेशन पे जाते हैं। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वर्ड आ रहा है RIF, खरीफ, याद कैसे रखना है, द क्रॉप विच आर सोन इन रेन, जो फसलें रेनी सीजन बारिश के मौसम में उगाए जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। इंडिया में रेनी सीजन कब आता है, जून टू सितंबर। पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद करनी है डेफिनेशन खरीफ क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स होते क्या हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इंडिया में रेनी सीजन कब होता है, जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर मेन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नाउ प्रोसीड टू द रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन मतलब सर्दी के मौसम में, और ये बारिश के मौसम में, अक्टूबर टू मार्च। ठंड का जो मौसम होता है ना, जो अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। खरीफ रेनी सीजन में और रबी इन विंटर सीजन मतलब सर्दी के मौसम में। एग्जाम्पल ऑफ रबी
क्रॉप्स आर व्हीट, गेहूँ, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड अदर्स, मतलब लाइन सीड वगैरह जो भी यूज़ होते हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल है? रबी के। रबी कब यूज़ होती है, कब ग्रो करते हैं रबी? रबी से विंटर सीजन में। और खरीफ कब होता है? हमारे रेनी सीजन में। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और कुछ जगह पर बिसाइड दीज, इन सारी क्रॉप के अलावा, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। समर में भी कुछ जगह क्या क्या किस का प्रोडक्शन होता है? पल्सेस एंड वेजिटेबल्स का। चलो अब फिर से नई हेडिंग पे आ जाओ। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कि हमें क्रॉप का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए बेसिक प्रैक्टिस क्या करनी होगी, बेसिक स्टेप्स क्या होंगे जिन्हें फॉलो करके हम क्रॉप का क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। अभी फिर से बुझो आता है। बुझो क्या बोल रहा है? वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। इसका क्वेश्चन है कि पैडी जो प्लांट है वो क्या है, वो विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो किया जाता? क्योंकि पैडी किसके एग्जाम्पल में? खरीफ। खरीफ किस में है, कौन सीजन में होता है? रेनी में। खरीफ किन बोलते हैं? जो रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? खरीफ। ठीक है, अब पहली इसका जवाब देती है। पहली बोलती है कि पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। अगर पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ, पैडी को क्या चाहिए? लॉट ऑफ वाटर चाहिए, तभी तो वो कौन सीजन में हम उसको ग्रो कर रहे हैं? रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्या होती है? बारिश, रेन होती है। रेन से क्या होता है? देयर इज मोर अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। कहाँ पे? रेन में। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। तभी तो इसको बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में उगाया जाता है। अब बात आते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप का, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, वो एक ही एक्टिविटीज़ नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज से मिल के बाद में फार्मर द्वारा उस पीरियड ऑफ टाइम में कल्टीवेट किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई व्हेन यू हैव ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी एक्टिविटीज़ सिमिलर हो सकती है। कैसे कि जैसे कि एक गार्डनर होता है, माली होता है बगीचे में उसके, और जैसे कि आप अपने घर पे जो ट्रेडिशनल ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें पानी वगैरह देना, उनमें खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजेशन, उनका सोविंग, वीडिसाइड उसको हटाना, वीडिंग प्रोसेस वगैरह सारी सब कुछ मिला के जो सेम सी हो सकती है उसके सेम हो सकता है। दीज एक्टिविटीज़ आर टास्क आर रेफर्ड, और एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। अब जो मेन स्टेप्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो बिफोर जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो उनको प्रैक्टिस किया जाता है, और कौन से बाद में, और स्टोरेज में कौन से यूज ले जाते हैं। ये अलग अलग सारी प्रैक्टिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो, उनकी लिस्ट नीचे दी गई है। द फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सोइल बिफोर कल्टिवेशन और बिफोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वी हैव टू डू प्रिपरेशन ऑफ सोइल। हमें मिट्टी को इतना प्रिपेयर करना है कि हम उस पर कल्टिवेट कर सकें, मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप हो सके। दूसरा सोविंग, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ इज द इरीगेशन, फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं वीड्स उनसे भी बचाना है, एंड सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग, मतलब आफ्टर जो फसल तैयार हो जाती है उसको आफ्टर मेच्योरिटी, मतलब फसल पूरी कंप्लीट तैयार होता है उसके बाद में हमें उनको काटना या होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? हार्वेस्टिंग। एंड सेवंथ इज हार्वेस्टिंग, द एंड वन इज द हार्वेस्टिंग। नाउ फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सोइल। क्या विदाउट प्रिपरेशन ऑफ सोइल हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उगा सकते हैं फसल? विदाउट प्रिपरेशन ऑफ सोइल कैन वी, क्या हम फसल को उगा सकते हैं? तो नो। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है? द प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल का फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें मिट्टी को उस लायक बनाना होगा कि हम उस पर क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है? इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट, मतलब प्लोविंग वगैरह कल्टीवेटर का यूज़ करके हम उसको इस लायक बनाते हैं कि उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके। दिस अलाउज अस द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल।
अगर मिट्टी लूज़ है, एक तो टाइट है और लूज़ है, लूज़ में तो रूट नीचे तक पेनिट्रेट कर सकती है, जा सकती है, ग्रो कर सकती है, लेकिन एक टाइट सोइल है, सूखी है, उसमें रूट का पहली बात तो उसमें क्रॉप सो ही नहीं हो पाएगी, उगी नहीं पाएगी, और उग जाती है तो उसकी रूट नीचे गहराई तक डेप्थ में नहीं जाएगी। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does loosening of soil allow the root to be breathe easily? तो क्वेश्चन हमारे सामने है, why does the loosening of soil है ना allow the root to breathe easily? तो आंसर पे आते हैं, the loosened soil, जो loosened soil है helps in the growth of the earthworm and microbes present in the soil. जो अर्थ के माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ में क्या करती है, हेल्प करती है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, इन्हें क्या बोला गया, किसान के दोस्त, मतलब फ्रेंड ऑफ द फार्मर। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और क्या ऐड करेंगे उनमें, खाद, ह्यूमस ऐड करेंगे। बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, मतलब उस सोइल को टर्न और लूजन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं अगले पैराग्राफ में। You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. आपने कभी सीखा होगा या आपको याद होगा कि सोइल में क्या होंगे, सोइल कंटेन्स मिनरल्स, मिनरल होंगे, वाटर होंगे, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। जो डेड प्लांट्स मतलब मरे हुए पेड़ एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है बाई सोइल डिफरेंट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और वो क्या बनाते हैं, खाद बन जाते हैं या ह्यूमस बन जाते हैं, जिससे कि कैपेबिलिटी ऑफ सोइल क्या होता है, इंक्रीज होता है टू ग्रो द प्लांट्स। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल, और इसकी वजह से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कहाँ रिलीज होते हैं, सोइल में रिलीज होते हैं। These nutrients are again absorbed by the plant, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फर्टिलिटी सोइल की इंक्रीज होती है तो अच्छी फसल, अच्छा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। अब मूव करते हैं अगले पैराग्राफ में। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स, मतलब लेयर की, सोइल की जो अपर लेयर है उसके फ्यू सेंटीमीटर ही सपोर्ट करते हैं, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। मतलब टर्निंग और लूजनिंग से सोइल से जो फ्यू सेंटीमीटर सपोर्ट करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स वाला जो पोर्शन होता है वो अपर लेयर ऑफ द सोइल पे आ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में और उनके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में क्या होती है, आसानी इजीली होती है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट पेज बोल रहा है टर्निंग एंड लूज, एक सेकेंड, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन क्रॉप्स। ये तो बात हम कर चुके हैं कि टर्निंग दैट्स वाई टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रोसेस हो सकें और अच्छा क्रॉप हाई यील्ड हो सके, इसके लिए ये सारे प्रोसेस हमें करने रहते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल हमें करना होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। उसे क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। प्लोइंग हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और मॉडर्न मेथड भी यूज़ करते हैं किसके लिए, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो, हम एक हल के द्वारा। द प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। हल किसके बने होते हैं, प्लो किसके, या तो लकड़ी के या आयरन के। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर ज़मीन सूखी है, मिट्टी सूखी है, तो हमें उससे पहले क्या चाहिए, उससे हमें पहले चाहिए वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। हमें उससे वेट करना होगा, गीला करना होगा, जिसकी वजह से प्लोइंग या लूजनिंग ऑफ सोइल में आसानी हो और बेहतर तरीके से हो पाए। द प्लोड फील्ड में हैव बीन क्लम्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स। द प्लोड फील्ड में हैव बीन क्लम्स, उसके एक शेप होती है सोइल की, जो सूखे होते हैं उनके क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। हमें इन जैसे छोटे छोटे क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अगर फील्ड प्लेन होगी, लेवल होगी, तो उसके लिए उगाने में भी आसानी रहेगी और उससे इरीगेशन में भी हमें इजीली आसानी होगी, वरना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर।
जो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बोल दो कुछ या टूल बोल दो, लेवलिंग होती है वो सॉइल की इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। लेवलर कुछ भी कल्टीवेटर वगैरह ऐसा कुछ हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते होंगे फील्ड में, जिससे क्या होता है फील्ड के सॉइल क्या होती है अपर लेवल हो जाती है, एक प्लेन में आ जाती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। समटाइम्स कभी कभी मैन्योर मतलब खाद, मैन्योर मतलब नेचुरल जो होती है फर्टिलाइजर ना हो कि मैन्योर वो ऐड की जाती है किस कहाँ पे सॉइल बिफोर टिलिंग के हमें मैन्योर भी ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, और ये हेल्प करता है कि इन मैन्योर का प्रॉपर मिक्सिंग किसमें सॉइल में। द सॉइल इज मोइस्टेंड बिफोर सोविंग, और सॉइल को मोइस्ट किया जाता है बिफोर सोविंग। अब पैराग्राफ में मूव करते हैं। हेडिंग है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या टूल, कौन कौन से प्रोसेसेस, मॉडर्न ट्रेडिशन वगैरह, ये सारे इस पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर रिजल्ट। मैंने बोल रहा था ना कि जो हार्ड पार्ट है उन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, बेटर रिजल्ट के लिए, हाई क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम इन क्रम्स को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये अलग अलग उपकरण अलग अलग टूल्स की मदद से किया जाता है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज़ द, ये जो ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा होता है ना अलग अलग प्रोसेस के लिए, प्लो हल और हो फावड़ा वगैरह, इन चीज़ों से भी हम तोड़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ये प्लो क्या होता है, ये हल ही क्या होता है। प्लोइंग के काम आता है, अगर प्लो है तो खेत जोतने के काम आएगा। द प्लो दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत ही एंशिएंट टाइम मतलब पौराणिक काल से इसको यूज़ किया जा रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टर्निंग द सॉइल। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप में खाद, फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह। रिमूविंग द वीड, अनवांटेड जो प्लांट है जिन्हें क्या बोलते हैं, वीड्स, और जो प्रोसेस होता है अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना उन्हें क्या बोलते हैं, वीडिंग। एंड टर्निंग द सॉइल, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स। टर्निंग सॉइल्स इन ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या था, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। कौन कौन से, पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स में हॉर्सेज एंड कैमल्स के द्वारा भी हम प्लोइंग या टिलिंग का काम करते थे। ये कौन से मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड से। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कोल्ड प्लोसेर। ये डायग्राम पे आ जाओ, ये वाला पोर्शन इसे हम क्या बोलते हैं, प्लोसेर। प्लोसेर क्या बोलता है भाई, प्लोसेर बोल रहा है इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कोल्ड प्लोसेर। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ड्राई जो सॉइल है उसके अंदर पेनिट्रेट कैसे कर पाएगी, उसके नीचे तक धंस कैसे पाएगी। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, एक लंबा लकड़ी का हिस्सा, विच इज कोल्ड एज प्लो शाफ्ट। फिर से डायग्राम पे आ जाओ, ये द पोर्शन फ्रॉम हियर टू हियर इट इज़ कोल्ड एज प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट मतलब एक लंबा लकड़ी का मजबूत पार्ट, ठीक है, जिससे देर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इस शाफ्ट के वन एंड पे क्या है, एक हैंडल है, ठीक है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। अभी इस डायग्राम में आ जाओ, दो बुल दिख रहे हैं आपको, ये रही बीम, कहाँ पे, ये दो बुल हैं उनकी गर्दन पे क्या है, ये बीम है, और एक हैंडल है जो ये फार्मर है, ये प्लोइंग का काम कर रहा है, ये एक हैंडल इसको ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। वन पेयर एक बुल का जोड़ा एंड ए मैन एक बुल का जोड़ा, एक आदमी, एक जो फार्मर है, किसान है, वो आसानी से कंट्रोल कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है उसको, ठीक है। द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउ ए डेज। पुराने ज़माने में ये जो वुडन प्लो था, जो ये कहाँ अब कैसे रिप्लेस किया गया है, द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय प्लोज नाउ इट इज आयरन प्लोज। पहले लकड़ी के वुड के जो प्लो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, आयरन प्लो के द्वारा। अब के टाइम में, अब के समय में आ जाते हैं एक अलग
दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है हो हम लोकल लैंग्वेज में किसको बोलते हैं, फावड़ा। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सोइल। एक सिंपल टूल है जो फार्मर यूज़ करते हैं किसके लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सोइल को लूज करने के लिए, फॉर जस्ट स्मॉल प्लेस के लिए, ठीक है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, इसके एक लंबी लकड़ी रोड होती है, रोड टाइप लकड़ी होती है, या वो किससे बनी होगी, या तो वुड से बनी होगी और आयरन से बनी होगी। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड, उसके लंबी जो रोड होती है एक एंड पे, उस पर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट, एक आयरन की स्ट्रॉन्ग और बेंड आयरन प्लेट होगी। इज फिक्स्ड वन ऑफ इट्स एंड, उसके एक किनारे पे या एक उसके एंड पे। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए भाई, नेक्स्ट पेज। वर्क्स लाइक ए ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स, और उसके क्या होती है, एनिमल्स के लिए पुल वगैरह जो भी है प्रोसेस टेलिंग एंड उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे डायग्राम में आ जाइए, एक बेंड प्लेट है, एक रोड है और एक बीम है और ग्रिप और एक हैंडल है, ठीक है। इट इज़ टाइप ऑफ, एक ये भी है कल्टीवेटर की टाइप हो सकता है। अब आते हैं कल्टीवेटर कौन से, लेकिन कौन से में, ट्रेडिशनल में। अब आते हैं मॉडर्न में, कल्टीवेटर। नाउ इट इज़ प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के युग में, आज के प्रेजेंट टाइम में नाउ ए डेज प्लोइंग किससे की जाती है, डन बाय ए ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के यूज़ करने से क्या क्या चीज़ें सेव हो रही हैं, यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट इज़ टाइम। टाइम बचना चाहिए और लेबर। डायग्राम में देखकर कल्टीवेटर ड्राइवन बाई ए ट्रैक्टर के द्वारा एक कल्टीवेटर चलाया जा रहा है। ये तो कौन सा प्रोसेस है, टिलिंग एंड टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सोइल। नाउ वी मूव टू सोविंग। सोविंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, क्रॉप का, प्रोडक्शन का। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी उगाने से पहले क्या चाहिए हमें, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड। अगर सीड ही बेकार निकलेंगे, वो हेल्दी नहीं होंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उगाने का क्या फ़ायदा, वो उग ही नहीं पाएंगे और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं होगा, जो सप्लाई चेन है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। उगाने से पहले क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन से पहले बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। अच्छी वेराइटी के सीड को क्या काम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ एरे उठा के नहीं शो करते हैं, अच्छी वैरायटी के जो क्रॉप होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, सीड को, बीज को हम सेलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, और फार्मर यील्ड, और फार्मर क्या प्रीफर करेंगे, फार्मर उन्हीं सीड को चुनते हैं, उन्हीं सीड को सिलेक्ट करते हैं जिनकी यील्ड क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब प्रोसेस पे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब फिर से पहली पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ तो बता रही है। वो बोल रही है, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल। उस कुछ बर्तन में, किसी बर्तन में उसकी माँ ने क्या डाला, कुछ चने के बीज डाले, एंड पोर सम वाटर ऑन देम, उस पर कुछ पानी। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्ट टू फ्लोट ऑन टॉप, और कुछ ही मिनट में कुछ बीज, कुछ सीड्स क्या हो गए, स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, और टॉप की लेयर पे वो कुछ सीड क्या होने, क्या स्टार्ट हो गए, फ्लोट होना स्टार्ट हो गए। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, और उससे आश्चर्य हुआ कि ये कुछ सीड फ्लोट क्यों हो रहे हैं पानी पे, ठीक है। ये पहले ने अपनी कुछ बताया भाई, सुन लो उसका भी। अब आते हैं नेक्स्ट, आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या ये जो तैर रहे हैं पानी के अपर सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, क्या ये बाकी सीड से क्या है, लाइटर है या हैवियर है, ये क्या है अपना क्वेश्चन है। वाई वुड दे बी लाइटर, अगर हैं तो वो लाइटर क्यों है। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर।
जो टूट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं सीड हैं, वो खोखले हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं और लाइट हो जाते हैं वेट में. दैट्स वाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द वाटर. इन समझ गए. दिस इज़ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वंस. ये सबसे अच्छा मेथड है क्या, सेपरेट करने के लिए. सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन. कौन से सीड्स या डैमेज्ड वाले सीड हैं उनसे अच्छे सीड्स जो हाई यील्ड के हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए ये क्या है, मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है. बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स. Before sowing, one of the most important tasks is to know what the tools used for sowing the seeds. Traditional tools. Now we prefer to the traditional tools.